हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य कला की। मौर्य कला की जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के GS 1 के सेक्शन 1 में खंड 1 में कलाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें विशेष रूप से आपको मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम ये चीज़ें पढ़नी है। लेकिन कलाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनसे संबंधित बातों को हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। और पिछले वीडियोज को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दो लाइनें देख लेते हैं। बिस्मिल जी की लाइनें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी कि वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। कहने का मतलब दुनिया जाए भाड़ में, आप चुपचाप मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मौर्य कला से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उन सबको एक एक करके देखते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं मेंस के लिए जो भी जरूरी है उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। काफ़ी अच्छे से लिखा है। जहाँ डायग्राम की जरूरत है वहाँ पर डायग्राम भी मैंने बताया है, जहाँ फ्लो चार्ट की जरूरत है वहाँ पर फ्लो चार्ट भी मैंने बनाया है। ठीक है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। आप भी फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज करेंगे तो लिखने में, आंसर को लिखने में टाइम भी कम लगेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मौर्य कला की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, आप भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इसमें क्या किया है मैंने, फ्लो चार्ट से दिखा दिया है कि क्या क्या पढ़ना है मौर्य कला में। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि इन सब बातों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो आराम से 4 पेज आराम से भर जाएंगे आपके, और इतने ही भरने होते हैं। ठीक ना, इतने से आपका काम हो जाएगा। देखिए जिनको पहले से पता है, आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आंसर राइटिंग के लिए, भूमिका और निष्कर्ष के लिए, कैसे भूमिका लिखें और कैसे निष्कर्ष लिखें, एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन दूसरे वीडियो में वो बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मौर्य कला के बारे में। देखिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भूमिका जितनी अच्छी हो उतने ही मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भूमिका अच्छी हो, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो भूमिका और निष्कर्ष पर आपको अच्छे से काम करना चाहिए। ठीक है ना। देखिए मौर्य काल से संबंधित, मौर्य कला से संबंधित एक जनरल सा इंट्रोडक्शन मैं बोल देता हूँ, एक सामान्य सी भूमिका बोल देता हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एक अच्छी से अच्छी भूमिका को लिखें। लेकिन एक मैं जनरल सा इंट्रोडक्शन बोल देता हूँ बस आइडिया देने के लिए। ऐसे लिखा जा सकता है कि भारतीय कला का व्यवस्थित इतिहास मौर्य काल से ही आरंभ होता है। हालांकि मौर्य काल से पूर्व भी विभिन्न प्रकार की कला का प्रचलन था, लेकिन उन कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में मिट्टी, घास फूस तथा लकड़ी आदि का प्रयोग किए जाने के कारण वे वस्तुएं हमें प्राप्त नहीं होती हैं अब। क्यों? क्योंकि वो वस्तुएं क्षय होने वाली थी, घास फूस, मिट्टी, ये सब चीज़ें थी। ठीक ना, ये कहने का मतलब ये हुआ। हाँ, उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि मौर्य काल से ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पत्थरों का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसके कारण कलाकृतियाँ जो थीं वो चिरस्थायी हो पाईं, मतलब लंबे समय तक टिक पाई, अभी तक भी टिकी हुई हैं। ठीक, ऐसा मोटा मोटी एक इंट्रोडक्शन ये हुआ। आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन को लिखें, भूमिका को लिखें। ठीक, चलिए हम बात करते हैं आगे मौर्य कला से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं। ठीक, मौर्य कला की बात की जाए तो देखिए मौर्य युगीन कला को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक को बांट सकते हैं राजकीय कला, कला या स्थापत्य, आगे एक एक करके देखेंगे। और दूसरे को हम बांट सकते हैं लोक कला में, मतलब राजकीय कला और लोक कला में बांट लेते हैं। ठीक, राजकीय कला अर्थात दरबारी कला, इसके अंतर्गत वे कलाएं आती हैं। ठीक, जिन कलाओं को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ उन्हें राजकीय कला के नाम से जाना जा सकता है। ठीक, उन्हें राजकीय कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, उनको राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। और राजकीय संरक्षण में कौन कौन सी चीज़ें बनी, जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, ये सारी चीज़ें बनी। ठीक है, फिर बात की जाए लोक कला की बात की जाए, लोक कला की बात की जाए तो नाम में भी दिख रहा है लोक कला, मतलब इसको राजकीय संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ। इसमें स्वतंत्र रूप से इसके अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित लोक रुचि की वस्तुएं आती हैं, बनाई जाती थीं। ठीक है, जो लोगों के इंटरेस्ट की चीज़ें थी, लोगों की इंटरेस्ट की चीज़ें थीं, लोग जिन चीज़ों को पसंद करते थे वो चीज़ें स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा बनाई जाती थी, बिना किसी राजा के संरक्षण के, स्वतंत्रता से, स्वतंत्र रूप से। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे यक्षिणी की मूर्ति, ठीक, यक्षी या यक्षिणी, ठीक, यक्षिणी की मूर्ति हो गई, मिट्टी की मूर्तियाँ आदि हो गई। सबको एक एक करके हम देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आगे एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक, राजकीय कला को भी 3 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है, एक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य कालीन जो कला थी। ठीक, फिर अशोक कालीन,
दशरथ कालीन, ठीक, एक एक करके सबको देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कुम्भरार से प्राप्त राजप्रसाद, ये चंद्रगुप्त मौर्य कालीन स्थापत्य कला है, ठीक। अशोक कालीन की बात की जाए तो स्तंभ, स्तूप, गुफा, गुफा जो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक। तो आगे हम देखेंगे सारी चीज़ों को। दशरथ कालीन बात की जाए तो दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक। आगे एक एक करके देख लेते हैं, ठीक। ये फ्लो चार्ट था, आप भी ऐसे बना सकते हैं। देखिए मैंने सबको लिखा है ठीक से, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। वैसे राजकीय कला मैंने बताया भी कि जिन कलाओं को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ उन्हें राजकीय कला के नाम से जानते हैं, जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप आदि, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक। तो राजकीय कला के अंतर्गत हम सबसे पहले चीज़ों को देखते हैं, फिर लोक कला के अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी उनको हम देख लेंगे। राजकीय कला में सबसे पहले बात करते हैं राजप्रसाद की। राजप्रसाद की बात की जाए तो देखिए पाटलिपुत्र के कुम्भरार स्थित राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। हाँ, लकड़ी से बने इस विशाल सभा भवन के विशाल हॉल में 84 पाषाण स्तंभ पाए गए हैं। सभा भवन की लंबाई 140 फीट है और चौड़ाई कितनी है, 120 फीट है। ये उस महल की विशेषता हो गई, कुछ फैक्ट्स हो गए। कुछ विदेशी यात्रियों द्वारा इस राजप्रसाद का वर्णन इस प्रकार किया गया है, ठीक। कैसे किया गया है, जैसे एरियन ने क्या बोला है कि चंद्रगुप्त के राजप्रसाद की शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न तो एक बताना जैसी प्रसिद्ध नज़र कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक स्टेटमेंट है, आप कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर वहाँ पर इनको कोट कर सकते हैं, ठीक। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ये याद रखिएगा। तो स्टेटमेंट, किसी का स्टेटमेंट हो उसको कोट करने पर मार्क्स मिलते हैं। फाहियान ने बोला कि यह जो है ना, ये जो राजप्रसाद है, ये जो भवन है, यह देव निर्मित भवन है, ठीक। ये स्टेटमेंट था, तो ये वाला ध्यान रख सकते हैं, ये इजी भी है, याद भी रख सकते हैं आसानी से। कोई ज़रूर नहीं कि आप दोनों बातें लिखें, मैंने लिख दिया है, आपको एक याद आए तो एक भी लिख सकते हैं, इतना टाइम थोड़ी होता है सारी बातें लिखें, ठीक। हाँ, जब हम अशोक के काल में आते हैं, ठीक, तो स्थापत्य के और भी रूप देखने को मिलते हैं, ठीक। अशोक के काल में आएंगे तो हम आगे देख लेंगे, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य कालीन हो गया, जो राजप्रसाद हमने देख लिया, ठीक। जैसे अशोक के काल में आएंगे तो स्तंभ देखेंगे, स्तूप देखेंगे, वेदिका, गुफा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। स्तंभ की बात की जाए तो देखिए, स्तंभ की बात करें तो मौर्यकालीन वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है अशोक के स्तंभ, जिसमें अशोक ने अधिकांशतः स्तंभ का निर्माण धम्म नीति के लिए, धर्म के प्रचार हेतु करवाया है, ठीक है। हाँ, जो विशेषताएं हैं ना वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। विशेषताएं आप पॉइंट वाइज में लिखेंगे, पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, टाइम भी कम लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक। देखिए, तो सबसे पहले विशेषताएं देखते हैं, विशेषताएं ही जरूरी है, ठीक ना। विशेषताओं की बात की जाए तो स्तंभ की विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं स्तंभ में यष्टि। यष्टि मतलब ऐसा स्तंभ होता है ना, तो इसको यष्टि बोलते हैं। आगे मैंने फोटो बनाया है, डायग्राम बनाया है, आगे दिखा दूंगा। ये यष्टि हो गया, उसके ठीक ऊपर अधोमुख कमल, ठीक उल्टा कमल है ऐसे। अब यहाँ पर बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर मैं इस पेन से बना रहा हूँ तो बन पा रहा नहीं है, लेकिन आप समझ, कमल, उल्टा कमल मतलब आप फोटो में देख लीजिए, मैंने आगे भी बताया है, ठीक। अधोमुख कमल, ठीक आकृति, उसके ऊपर फलक, ऐसे फलक, ये फलक हो गया, उसके ऊपर किसी पशु की आकृति, ठीक, किसी पशु की आकृति, समझ रहे होंगे आप, ठीक। एग्जाम में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, बस मोटा मोटी बना दीजिए, सामने वाले को समझ में आ जाए। ये हो गया यष्टि, ठीक, ये फलक है, ये अधोमुख कमल है, ये कोई पशु आकृति है, ठीक। तो आगे फोटो बनाया है मैंने, वहाँ देख लीजिएगा। और विशेषता में क्या की जाए, क्या बात की जाए, हाँ, चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है ये, ठीक। जितने भी स्तंभ है ना अधिकांशतः सब चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हुए हैं। एकाश्मिक है, एकाश्मिक कहने का मतलब ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक स्तंभ जो है ना एक ही पत्थर से बना हुआ है, अलग अलग पत्थर से नहीं बना हुआ है, ठीक। एकाश्मिक है माने एक ही पत्थर का यूज किया गया है, बिना किसी आधार तल के है, नीचे कोई बेस नहीं है, बिना किसी आधार तल के है, लंबाई लगभग 35 से 50 फीट है। ये सब विशेषताएं हैं, आप लिखेंगे तो पेज भी भर जाएगा और अच्छा भी लगेगा। फिर बात की जाए, शीर्ष पर भिन्न भिन्न पशु पक्षियों को बिठाया गया है, जो भी स्तंभ आकृतियाँ हैं, जो भी स्तंभ बनाए गए हैं, ठीक, उस पर जैसे हंस को बिठाया गया है, सिंह को बिठाया गया, हाथी, बैल आदि को प्रतिष्ठित किया गया है, ठीक है ना। चमकीले पॉलिश का प्रयोग किया गया है, ये विशेषता है स्तंभ की, ये बात ध्यान में रखिएगा। जितनी भी बातें आप ध्यान में रख सकते हैं, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं,
अगर आप इनमें से 2-4 भूल भी जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने तो काफ़ी इसको एक एक करके सटा सटा कर लिख दिया है ना, आप थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे। ठीक, तो चमकीले पॉलिश का प्रयोग किया गया, ये आपने देख ही लिया। हाँ, जैसे ये एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, ये रामपुरवा स्तंभ जो है ना पूर्वी चंपारण में है, इसके शीर्ष पर बैल की आकृति है, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। संकिस्सा के शीर्ष पर हाथी की आकृति है, संकिस्सा में जो स्तंभ है, ठीक, उसके शीर्ष पर हाथी की आकृति है। बसाड़ जो है वैशाली की बात की जाए तो उसके शीर्ष पर सिंह की आकृति है। लौरिया नंदनगढ़ की बात की जाए पश्चिम चंपारण में जो है, उसके शीर्ष पर सिंह की आकृति है। ठीक है, उसके बाद लौरिया अरेराज की बात की जाए जो कि पश्चिम चंपारण में है, उसके ऊपर भी सिंह की आकृति है। ठीक है, सारनाथ स्तंभ की बात की जाए, ठीक, तो 4 सिंह है उसके ऊपर, इसीलिए इसका नाम जो है सारनाथ स्तंभ का नाम क्या है, चतुर्सिंह स्तंभ। ठीक, यहाँ पर रहेगा चतुर्सिंह स्तंभ। ठीक, तो ये सब विशेषताएं हैं। देखिए यही डायग्राम है, आप भी ऐसे डायग्राम को बना सकते हैं, रफली भी बनाएंगे तो चलेगा। देखिए डायग्राम बनाने से आपका जो टाइम भी बचेगा और पेज भी भर जाएगा और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक, तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। देखिए ये यष्टि हो गई, ठीक, इसको यष्टि बोलते हैं। इसके ऊपर जो कमल रखा गया उल्टा करके, ये अधोमुख कमल है। ठीक, ये जो है ये चौकोर या गोल आकार का फलक होता था। ठीक, इसके ऊपर कोई भी पशु होता था। ठीक, पशु की आकृति होती थी, ये मैंने ऐसे ही बना दिया है कुछ। तो पशु में हंस, सिंह, हाथी, बैल, ये सब दिखा सकते हैं आप लिख कर ऐसे। ठीक है ना, तो ये बातें हो गई और थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कुछ विद्वान क्या मानते थे, हालांकि कुछ विद्वानों जैसे सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेल क्रेमिश ने इसे ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताया है, मतलब कॉपी बताया है कि ईरानी स्तंभों जैसी इनकी ये स्तंभ है। ठीक, वैसे बनाया गया है देखा देखी। ठीक, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों में कई विशेषताएं हैं। जैसे देख लेते हैं हम, अशोक के स्तंभ की बात की जाए और ईरानी स्तंभ की बात की जाए तो देखिए डिफरेंस क्या है। अशोक के जो स्तंभ है ना वो एकाश्मक हैं, ठीक, एक ही पत्थर से बनाए गए हैं, ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक, जबकि ईरानी स्तंभ जो हैं वो एकाश्मक नहीं है, अलग अलग टाइप के पत्थर यूज किए गए हैं। हाँ, अशोक के स्तंभ की बात कीजिए तो बिना चौकी आधार के भूमि पर टिके हुए हैं, नीचे कोई आधार नहीं है, जबकि इसमें चौकी का प्रयोग किया गया है, नीचे बेस का प्रयोग किया गया है ईरानी स्तंभ में। ठीक, शीर्ष पर जो है अशोक के स्तंभ में पशु की आकृति है, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो शीर्ष पर मानव की आकृति है ईरानी स्तंभ में। ठीक, तो इसको अनुकृति नहीं बोला जा सकता है, इसीलिए ये गलत है। ठीक ना, और ये बात की जाए तो ये स्वतंत्र रूप से स्तंभ बनाए गए हैं अशोक के द्वारा। ठीक, जबकि ईरानी स्तंभ की बात की जाए तो इन स्तंभों का प्रयोग जो किया गया है भवनों में प्रयोग किया गया है, भवन में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, भवन आदि में प्रयोग किया गया है और ये स्वतंत्र रूप से बनाए गए हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस है, इसलिए अनुकृति नहीं बोला जा सकता है। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अनुकृति बोला जा सकता है या नहीं, तो ये आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंस, तभी तो आप अपनी राय दे पाएंगे, एग्जाम्पल ये दे पाएंगे अगर ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है तो। ठीक ना, ये सारी बातें हैं। ये मैंने लिखा है कि अशोक के स्तंभ की सर्वोत्कृष्टता का इससे उत्कृष्ट प्रमाण और क्या हो सकता है। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, अपनी मेरी सोच है कि अशोक के स्तंभ की सर्वोत्कृष्टता का इससे उत्कृष्ट प्रमाण और क्या हो सकता है कि इन्हीं स्तंभों में से सारनाथ चतुर्सिंह स्तंभ को स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपना राज्य चिन्ह बनाने का गौरव प्राप्त किया। ठीक, तो ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, अपनी तरफ से लिखा है, आप चाहें तो इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए स्तूप की। तो स्तूप में बात करते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्तूप होता क्या है। स्तूप की बात की जाए तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ढेर या टीला, परंतु महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटकर जिन समाधियों का निर्माण किया गया उन्हें ही सामान्यतः स्तूप कहा जाता है। ठीक, ये याद रखेंगे आप। ठीक, जो प्रायः ईंट अथवा प्रस्तर के बने ठोस गुंबद होते थे, ईंट अथवा पत्थर के बने ठोस गुंबद होते थे। ठीक, बौद्ध परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें से कुछ स्तूप विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, सारनाथ का धर्मराज का है, भरहुत स्तूप है, तक्षशिला स्तूप आदि, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, ये बात भी ध्यान में रख सकते हैं, ये ध्यान रख लेंगे कि स्तूपों के आदर्श के रूप में सर्वाधिक सुरक्षित, ये अगर नहीं, स्तूपों के आदर्श के रूप में सर्वाधिक सुरक्षित और प्राचीन भारत में मौर्य कला के प्रतीक के रूप में सांची के स्तूप को लिया जा सकता है। सांची का जो स्तूप है ना मध्य प्रदेश में, उसको लिया जा सकता है, इसको ले सकते हैं। ठीक,
तो अभी हमने जो स्तूप देखा उसमें भी डायग्राम बनाया जा सकता है। तो देखिए डायग्राम मैंने ऐसे रफली बनाया है, ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बहुत अच्छा डायग्राम बनाने का टाइम वैसे भी नहीं मिलेगा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम समय में, मतलब 30-40 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर आप एक डायग्राम अच्छा सा बना सकें, ठीक, ताकि चीज़ें क्लियर दिखें। इतने से मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छा डायग्राम बनाकर दिखाना है, उतना टाइम भी नहीं मिलेगा। देखिए ये वाला जो डायग्राम है ना, मैं आपको एक बार मैंने कैसे बताया है वो खींच कर दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए ये जैसे बनाया है ना, तो मैं जैसे चला रहा हूँ वैसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे खींच लीजिए। यहाँ पर जगह तो नहीं है, रुकिए एक बार जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इधर की तरफ साइड में ऐसे देखिएगा ध्यान से, ऐसे खींच लीजिएगा, ऐसे, ठीक, फिर ऐसे बना दीजिएगा। आ रहा होगा समझ में? ये वाला पार्ट हो गया। फिर क्या करना है, ऊपर ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ये, और ऐसे 3 ये गोल गोल ऐसे बना दीजिए। ठीक, ये हो गया, इसका काम हो गया। और ये बना दीजिए, इसका हर्मिका नाम है, आगे देखेंगे किसका क्या नाम है। ये ऐसे बना दीजिए, ठीक ना। और उसके बाद ये सब देख लीजिए कैसे बनाना है। जैसे ये बनाना है, ऐसे कीजिएगा, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक। ऐसा ही इधर भी ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा होगा। ये दरवाज़ा है, घुसने का दरवाज़ा है, गेट है। ये भी यहाँ जगह कम है इसलिए थोड़ा ये पतला हो गया, समझ रहे होंगे आप, ठीक। उसके बाद क्या करना है, एक ऐसे कर दीजिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 खींच लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे हो गया। यहाँ पर, यहाँ भी ऐसे खींच दीजिए, समझ में आ रहा होगा। फिर क्या कीजिए, यहाँ पर खींच दीजिए, ऐसे, समझ में आ रहा होगा। फिर ऐसे मिला दीजिए, ऐसे, फिर यहाँ से भी ऐसे मिला दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए ये वाला गेट हो गया, ये वाला गेट हो गया, ये वाला भी गेट हो गया, ठीक। आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे आप भी जल्दी से एक फ़ोटो बना सकते हैं, ठीक। मार्क्स लेने से मतलब है, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर चित्रकला का प्रदर्शनी करना है या फिर कोई कंपटीशन चल रहा है चित्रकला वाला, ठीक। तो देखिए, तो ये जो डायग्राम है ना, उसमें इसका जो नाम है, इसको मेढी बोलते हैं, मेढी या मेढ़ी, मेढी, मेढी या मेढ़ी, ठीक। इसका जो नाम है अंड है, ठीक, अंड। और इसके ऊपर जो ये रखा हुआ है फलक, इसका नाम क्या है, हर्मिका है। और ये यष्टि है, और ये जो है ना, ये छत्रक है, इनका नाम क्या है, छत्रक है, ठीक। ये जो गेट है इनको तोरण बोला जाता है, तोरण द्वार, ठीक, तोरण द्वार, तोरण द्वार, ठीक। ये, और ये जो है ना, ये वेदिका है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, काफ़ी सिंपल है। मैंने काफ़ी आसानी से समझाने की आपको कोशिश की और डायग्राम भी काफ़ी सिंपल बनाया है ताकि आप भी आसानी से बना पाएँ, सब कोई आसानी से बना पाए, ठीक। ये मेरी कोशिश रही है, ठीक। आगे गुफा की बात कर लेते हैं। गुफाओं में बात कर ली जाए तो देखिए, गया के निकट सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों और नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के निवास के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे अशोक ने कौन कौन सी गुफा का निर्माण कराया, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, ठीक है ना, बराबर की पहाड़ियों में। नागार्जुनी पहाड़ी में दशरथ ने गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या है, लोमेश ऋषि गुफा है और गोपिका गुफा है, ठीक। ये सारी बातें हैं। इनकी विशेषताएं क्या थी, ये भी विशेषताएं तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ये जरूरी है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। विशेषताओं की बात की जाए, गुफाओं की क्या विशेषताएं थी, तो देखिए गुफाएं सादी हैं परंतु चमक सराहनीय है, ठीक। ये जरूर याद रखिएगा, जितनी भी विशेषताएं हैं, चाहे स्तंभ की विशेषताएं हो जाएं और चाहे गुफा की, ठीक। जहाँ भी विशेषताओं की बात आएगी उन पर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ठीक ना। लकड़ी के क्या बोल रहा था, हाँ, दूसरी विशेषता को देखा जाए, अगली विशेषता को, लकड़ी के कार्य की नकल की स्पष्ट झलक इसमें मिलती है और लकड़ी के इसमें द्वार बने हुए हैं, ठीक। छतों और दीवारों पर चमकीली पॉलिश किया गया है, ठीक। लोक कला की बात कर लेते हैं। राजकीय कला की जितनी भी बातें हो सकती है, महत्वपूर्ण बातें, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात कर लेते हैं लोक कला की, ठीक। लोक कला में बात की जाए तो मैंने बताया था शुरू में कि स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं के निर्माण को लोक कला के नाम से जानते हैं। पत्थर की मूर्तियाँ व मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन इस लोक कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जैसे दीदारगंज से, ये एग्जाम्पल के रूप में जरूर लिखिएगा, दीदारगंज से चामर ग्राहिणी यक्षी की मूर्ति, परखम मथुरा से यक्ष की मूर्ति, बेसनगर से यक्षिणी की मूर्ति, पटना के लोहानीपुर से 2 जैन दिगंबरों की मूर्तियाँ आदि, ठीक। ये सारी बातें हैं,
ठीक ना। तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं मौर्य कला से संबंधित, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सबको मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, जितनी भी बातें हो सकती हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया था। ठीक है, हाँ, लास्ट में अब जब मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, भूमिका आपने शुरू में लिख ली होगी, ये सारी बातें आपने लिख ली होंगी, उसके बाद लास्ट में जब कंक्लूड करना हो, निष्कर्ष लिखना हो, तो कोशिश कीजिएगा कि आपका निष्कर्ष भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य कला ने संपूर्ण भारत को जो कला की मजबूत बुनियाद प्रदान की, उसके सामर्थ्य पर ही बाद के भारतीय कलाओं की सर्वोत्कृष्टता में मदद मिल सकी। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक समृद्धि के सुदृढ़ीकरण के लिए इन कलाओं या फिर पर्यटन स्थलों को भारत सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। ये थोड़ा सा एक क्या हो गया, आशावादी इंट्रोडक्शन, ये कंक्लूजन हो गया। ठीक, तो इस टाइप के इंट्रोडक्शन या फिर जैसा आपको अच्छा लगता है उस टाइप का कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। ठीक, मैंने एक मोटा मोटी आइडिया दिया है, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।